नमस्कार मेरे मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम आपको ग्रेविटेशन 01 जो ये लेक्चर है उसमें थोड़ा सा ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और यूनिवर्सल लॉ है इस पर डिस्कस करेंगे। इस पर हम अभी बाद में आते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? मोशन पढ़ा है। मोशन के कॉज पढ़े हैं कि फोर्स जो है वो मोशन का कॉज है। मोशन की उसकी वेलोसिटी को चेंज करता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। और हमने देखा है, अभी तक ऑब्जर्व किया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम छोड़ते हैं तो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती है। ऐसा क्यों होता है? चंद्रमा जो कि अर्थ के चारों तरफ क्यों चक्कर लगा रहा है? जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्यों चक्कर लगा रही है? मतलब कि सभी प्लैनेट्स क्यों सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं? कोई भी पत्तियाँ, पेड़ से कोई फल, ये सब नीचे क्यों गिर रहे हैं? जो इस फोर्स को बांधे हुए है ना, जो इनके बीच में जो फोर्स है, चंद्रमा, धरती, सूरज, जुपिटर, सैटर्न, जितने भी प्लैनेट, इनको जो फोर्स बांधे हुए, उसी को न्यूटन सर, मतलब साइंटिस्ट एक न्यूटन थे, उन्होंने क्या कहा कि इनके बीच में इसी फोर्स को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, उनके मासेस पर, ठीक, और उनकी डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। हमारे जो सौर, ये जो है एनवायरमेंटल, इसको क्या करता है? ग्रेविटेशन फोर्स बैलेंस करता है। ज्वार भांटा आते हैं जिन्हें हम टाइड्स बोलते हैं, सन अर्थ पर आते हैं ना, समुद्र की लहरें वो क्यों उठती हैं? और क्या वाटरफॉल नीचे ही क्यों गिरता है? नदियों का पानी फ्लो होता है, और इसी के साथ पेड़ों से पत्तियाँ, ये सब क्यों? ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती हैं। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी में एक कहानी दी गई है। जब न्यूटन सर क्या थे, किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, एक एप्पल उनके ऊपर गिरा, उन्होंने देखा, कहा कि ये एप्पल है, ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इन एप्पल और अर्थ के बीच में कोई ना कोई तो फोर्स होगा। तो उन्होंने पता किया, उनका थर्ड लॉ क्या है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, एक्शन टू रिएक्शन वाला, रिएक्शन रिएक्शन वाला पेयर है। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो ज़मीन है, अर्थ है, वो एप्पल को उसी फोर्स से खींच रही है जिस फोर्स से एप्पल अर्थ को खींच रहा है। ऐसा क्यों मुझे ऑब्जर्व नहीं होता है कि एप्पल अर्थ को खींच रही है? क्योंकि क्या होता है, हमने पढ़ा है कि जो फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है? यमए होता है। और ए क्या होगा? ए इज द फोर्स अपॉन यम। एप्पल भी उसी फोर्स से खींच रहा है, बट क्या है, अर्थ का मास ज़्यादा होने की वजह से उसमें एक्सीलरेशन मुझे नहीं दिख पा रहा है। जबकि एप्पल का मास है अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसलिए वो अर्थ की तरफ जा रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इसी को क्या नाम दिया गया? ग्रेविटेशनल फोर्स दिया गया। ये कोई एक दो दिन में लॉ आया नहीं है, इसमें बहुत से साल गुजर गए, बहुत से साइंटिस्टों ने कोशिश की, तब जाकर ये वाला रिजल्ट मिला। जाकर हर एक ऑब्जेक्ट, ये मार्कर है, ये हमें अट्रैक्ट कर रहा है, और उतनी ही फोर्स से ये हमें अट्रैक्ट कर रहा है, हम इसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट एक दूसरे की तरफ जाते हुए हम फील कर पा रहे हैं? नहीं फील कर पा रहे हैं। ये वाला जो मार्कर है, ये इधर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये बोर्ड इसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों नहीं फील कर पा रहे हैं? अभी हम उस पर डिस्कस करें। हर एक ऑब्जेक्ट कोई भी हो, वो एक दूसरे को ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जिस प्रकार से क्लास में बैठे हो, साइड में अगर कोई बैठा है तो वो तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है मास के अकॉर्डिंग, ठीक, मास पर, ठीक, वो मास है, उसका मास है, तुम्हारा मास है, लेकिन तुम दोनों एक क्या है? अट्रैक्शन है, बट फील नहीं कर पा रहे हो कि हम उसकी तरफ जा रहे हैं। वो वाली दूसरी बात है। आइंस्टीन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ग्रेविटेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल फॉलिंग इन लव वाले मैटर में ग्रेविटेशन को मत दोष देना, ठीक है। तो वहाँ पर ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं चलता, वहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट चलता है। ग्रेविटेशन मास और उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो मास है, तो ये जो यूनिवर्सल लॉ है, ये कहता का क्या कह रहा है? देखो, गूगल पर सर्च कर लेना, आइंस्टीन का जो थॉट है वो देखो। कह रहा है एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब इसको निकालने के पहले भाई साइंटिस्ट आए होंगे, उन्होंने देखा कि एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? दूसरा। इसको हम ए नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं बी।
हम क्या करें, इसका कोई सेंटर होगा यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट का भी सेंटर होगा, ठीक है। क्या कहा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो फोर्स इनके बीच का लगता है वो उनके सेंटर से मेजर किया जाता है, किनारे से नहीं, सेंटर से उनके मेजर किया जाता है। सेंटर से, नॉट यहाँ से, मतलब सेंटर से उनकी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। इसका मास मान लेते हैं हम m1 है, इसका मास मान लेते हैं m2 है, इनके बीच की डिस्टेंस r है। एनसीईआरटी में शायद d दी है तो d लिखते हैं, ठीक है, d है, इनके बीच की डिस्टेंस d है, ठीक है। तो भाई न्यूटन सर ने देखा कि जो फोर्स है इनके बीच में, फोर्स है, उन्होंने क्या कहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 है। मतलब कि उन्होंने पता लगाया कि हम अगर क्या करते हैं, मास अगर छोटे से मास हुई तो उन्होंने चेक किया, मशीन से एक्सपेरिमेंट किया होगा किसी तरीके से, ठीक है। उन्होंने क्या किया, देखा छोटे छोटे मास लिए तो उन्होंने देखा कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स की क्वांटिटी कम मिल रही है। जब उन्होंने हैवी मास लिए तब देखा कि उनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। उन्होंने क्या पता m1 मल्टीप्लाई बाई m2 ना करके पहले m1 प्लस m2 किया हो, कुछ ऐसा हुआ होगा। लेकिन बाद में कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि अगर हम इनके प्रोडक्ट कर देते हैं तब फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, सही आ रही है। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इनके मास को जब हम प्रोडक्ट कर देते हैं, जितना ज़्यादा मास का प्रोडक्ट होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स की वैल्यू आएगी। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई जो वो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनकी डिस्टेंस स्क्वायर के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब ये स्क्वायर लॉ होता है, ऐसे कई लॉ आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ में आएगा यही वाला कॉन्सेप्ट, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, मैग्नेटिक वाला आएगा, ठीक है। तो ये बाद की बात है। तो यहाँ पर जो इनवर्स स्क्वायर लॉ रूल फॉलो हुआ, मतलब कि इनके बीच की अगर हम डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा आ रही थी। इनके बीच की अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो क्या आ रहा था, डिस्टेंस की इनकी वैल्यू, मतलब फोर्स की वैल्यू कम आ रही थी। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब समझते हो क्या है, आर स्क्वायर, मतलब कि जैसे सपोज दैट ये एफ है, एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर है। अगर हम क्या करें, डी को हाफ कर दें, डी को यदि हम हाफ कर दें तो क्या आएगी वैल्यू, देखो एफ की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। अगर हम डी को यहाँ पर हाफ कर देंगे, d/2 कर दें स्क्वायर में, तो क्या आ जाएगा, 1/d स्क्वायर आ जाएगी और 2 ऊपर चला जाएगा 4। मतलब कि अगर हम उनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दें तो फोर्स की वैल्यू 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर हम क्या करें, डिस्टेंस की जो डिस्टेंस है उसकी डिस्टेंस क्या कर दें, दोनों के बीच में ट्वाइस कर दें, मतलब 2 गुनी कर दें, तो फोर्स की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। ये मतलब है इसका इनवर्स स्क्वायर का, ठीक है। जो फोर्स है वो हमेशा और हमेशा सेंटर से माना जाता है, एवरेज डिस्टेंस ली जाती है। यहाँ पर छोटा सा मास यहाँ पर होगा, वो मानते हैं वो अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन उनकी एवरेज लेते हैं यहाँ से, सेंटर से। इसी को हम सेंटर फोर्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये सेंटर फोर्स है, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या किया, इक्वल लगाया। प्रोपोर्शनलिटी का जब सिंबल हटाते हैं तो इक्वल लगाते हैं। इन्होंने कहा भाई इक्वेशन बनाई जाए, इसके इक्वल किया जाए। तो उन्होंने देखा कि m1 m2 अपॉन d स्क्वायर आया। ये तो पता था भाई, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पर जरूर आएगा। अब वो कांस्टेंट कौन सा होगा, तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट प्रकार के मास लिए। हर एक प्रकार के, पहले 1 किलो का लिया होगा, 2 किलो का लिया होगा, 3 किलो का लिया होगा, 10, 50, 60, इस तरीके से डिफरेंट मास से लिए। उन्होंने देखा कि हर बार क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू से, चाहे वो अर्थ पर हो, मून पर हो, चाहे जहाँ भी, एक फिक्स वैल्यू से इस वाली क्वांटिटी को क्या करना पड़ता था, प्रोडक्ट करना पड़ता था। उसको उन्होंने नाम दिया जी। तो ये हमारा आया फार्मूला। उन्होंने जी को क्या नाम दिया, इस वाले जी को नाम बताया उन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब कि पूरी ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में तुम अगर m1 m2 d2 स्क्वायर का अगर ये सब
जोड़ घटाना करते हो, इनको प्रोडक्ट करते हो, उनके स्क्वायर से भाग देते हो, अगर तुम जी से उसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो तुम्हारा फोर्स की वैल्यू सही नहीं आएगी। और ये जो जी है ये पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट है। तुम चाहे अर्थ सन के बीच का फोर्स निकालो, अर्थ मून के बीच का फोर्स निकालो, चाहे तुम कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन पर रखे हुए हैं उनके बीच का फोर्स निकालो, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में ये जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और इसकी वैल्यू होती कितनी है? न्यूमेरिकल वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अब इसकी यूनिट क्या आएगी? जो ये जी है इसकी यूनिट हम कैसे निकाल लेंगे, क्या करेंगे? देखो इस जी वाली इतनी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी। देखो यफ यहाँ पर लाए, ठीक है, ये फार्मूला है हमारा m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। फिर क्या करें, मुझे जी की ज़रूरत है तो हमने क्या किया, यफ डी स्क्वायर इधर आया, यफ डी स्क्वायर अपॉन m1 एंड m2। जी की मुझे यूनिट चाहिए तो यफ इज़ द फोर्स। फोर्स की यूनिट यहाँ पर भी न्यूटन ही होगी। जहाँ जहाँ फोर्स दिखेगा वहाँ पर आपको न्यूटन ही यूनिट अप्लाई करना होगा, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई। और डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनकी डिस्टेंस है, एक डी होता तो मतलब मीटर, 2 डी है तो मतलब मीटर स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। नीचे क्या है, एक मास का केजी, दूसरे मास का भी केजी, इनका प्रोडक्ट है मतलब केजी स्क्वायर, मतलब कि जो जी की यूनिट है वो क्या है तुम्हारी, ये वाली यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। तो ये हमारी न्यूटन मीटर पर क्या हुई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारी जी जो है कांस्टेंट की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो उसमें कहीं पर 6.67 ले लेते हैं, कहीं पर 6.6 ले लेते हैं। अगर न्यूमेरिकल में दिया है तो ये वाली पुट कर देते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से 6.67 के करीब करीब ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, जो ये फोर्स है ना सेंटर से है, और क्या है, ये फोर्स इंडिपेंडेंट मतलब किसी पर डिपेंड नहीं करता है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा, मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं उनको आप क्या करो, ज़मीन पर किसी भी वाटर में रख दो तब भी उनके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स बराबर रहेगा। पेट्रोल में रख दो, डीजल में रख दो, उनके बीच का क्या फोर्स होगा, बराबर होगा। अर्थ है हमारा, मून कहाँ पर है, इतनी दूर है, तब भी उनके बीच में क्या है, वैक्यूम है ना। तो क्या करेंगे, तब भी उनके बीच का फोर्स सेम का सेम रहेगा। और क्या है, ये सेंटर से फोर्स है, सेंटर से तो हम बता ही चुके हैं, ये हमेशा और हमेशा सेंटर से मेजरमेंट किए जाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, जो ये मासेज है ना, जैसे हम क्या करते हैं, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने डेली लाइफ में क्या देखते हैं कि मास हमें तो अट्रैक्ट होते कहीं नहीं फील हो रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, अब ये मार्कर है, ये बोर्ड है, अब जी की वैल्यू देखो, जी की वैल्यू कितनी है, जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। यही तो है, 6.67, 3 लगा लेते हैं, नहीं भी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाली जो है अगर हम क्या करें, इसमें मास अपना रख दें, तुम्हारा कितना होगा, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरीके से मास रखेंगे। फिर भी देखो 10 की जो पावर है -11, बहुत ऊँचे, मतलब बहुत नीचे, माइनस में बहुत नीचे जा रही है। तो माइनस में जा रही है तो मास अपने यहाँ पर अर्थ पर कितना होगा, छोटा मोटा मास होगा, तो माइनस की वैल्यू में जाएगा। इसलिए हमें क्या होता है, फोर्स की वैल्यू यहाँ पर फील होते हुए नहीं मालूम होती, बहुत छोटी फोर्स आएगी, ठीक है। जैसे अभी क्या है, अभी एक, अब फिर क्या हुआ, जैसे हम यहाँ पर रख दें 5, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, उनके बीच के डिस्टेंस कम, 5 25। अब फिर हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻11, कितनी छोटी फोर्स है, बहुत छोटी फोर्स है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हैवी ऑब्जेक्ट जो होते हैं जैसे सन है, पॉइंट मासेस पर एप्लीकेबल है। जैसे पॉइंट मासेस, अब सन है, अर्थ है, ये क्या है, दूर से देखने पर इनके लिए, सन के लिए अर्थ क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा,
अर्थ के लिए सन क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। तो जी बता रहे थे ना 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अभी इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। क्या हुआ, देखा गया, ये आई है कांस्टेंट, देखा गया कि अगर हम क्या करें, चेक किया कि कांस्टेंट वैल्यू कहाँ से आई। उन्होंने देखा कि अगर हम 1 kg मास इसका लेते हैं, 1 किलोग्राम का ये ऑब्जेक्ट हुआ, 1 किलोग्राम का ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक, 1 किलोग्राम का ये, 1 किलोग्राम का ये, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस उन्होंने ले ली 1 मीटर। तब देखा था अगर 1 kg है, उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो इनके बीच की फोर्स कितनी आएगी। तो देखिए, देखो फोर्स का फार्मूला लिए, जी उठाए, वैल्यू 1 kg इंटू 1 kg, इसका मास फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से। देखो जी इक्वल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, और जी द कांस्टेंट, सॉरी एफ इक्वल टू जी, ये फार्मूला। तो जी लिए, इसको क्या किए, मासेस से प्रोडक्ट किए, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 स्क्वायर, मतलब फोर्स उनका आया जी के बराबर। मतलब जी इज द कहें तो जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन लिखेंगे, न्यूटन। जी की न्यूमेरिकल वैल्यू आई, मतलब फोर्स कितना आया, फोर्स उनका आया इतना। कहा भाई अगर 1 kg का मास है और दूसरा भी 1 kg का मास है, उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उनका फोर्स कितना आना चाहिए, उनका फोर्स आता है कांस्टेंट वैल्यू जो जी की है न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर। तब आइडिया लग गया कि हाँ, अब अगर दूना मास हुए इससे तो क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला रखेंगे, उसके बाद जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स हमें मिल जाएगी। अब हम इस पर 1-2 न्यूमेरिकल लगाएंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन हैं। तो क्या है, इसमें क्या क्या दिया गया है, देखिए इसमें दिया गया मास ऑफ अर्थ दिया गया है, गिवन दैट, यहाँ पर लिख लेंगे गिवन दैट, क्या है, मास ऑफ अर्थ क्या दिया गया है 6, ये मास ऑफ अर्थ है, मास ई मतलब अर्थ, मास ये मतलब मास, ठीक, 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक। मास ऑफ अर्थ इतना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट सरफेस। मतलब 1 किलो का कोई ऑब्जेक्ट होगा और वो क्या है, ज़मीन पर रखा है। अब बताओ ज़मीन और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जब मास ऑफ अर्थ इज गिवन एंड रेडियस ऑफ अर्थ बिटवीन, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ ही आएगा क्योंकि बास के सरफेस पे रखा, तो रेडियस ऑफ अर्थ ही आएगा, ठीक है। तो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी दी हुई है, वो कितनी दी है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, ऑब्जेक्ट ओ मिस ऑब्जेक्ट, वो कितना है 1 kg। तो अब फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला बताए थे, जी की वैल्यू, जी की वैल्यू क्या है, हम यहाँ पर ले लेंगे 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको वही फार्मूला रख देते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं बस, और कुछ नहीं। देखो जी इक्वल टू m1 m2 अपॉन आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, ये लिख, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं मास ऑफ अर्थ, यहाँ पर लिखते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिख देते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब तो अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखो अब यहाँ पर ऐसे करते हैं, जी की वैल्यू पुट कर देते हैं 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ इज गिवन 6 इंटू 10⁻24, ठीक। मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिखें चाहे ना लिखें, वो तो एक है, ये है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अर्थ की रेडियस कितनी है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर।
अब क्या है, अब हम क्या करते हैं, पहले जो जिस पर घात नहीं लगी है मतलब पावर नहीं लगी है वो वाली संख्या से भी एक तरफ लिख लेते हैं। 6.7 इंटू 6, ये वाली संख्या ये वाली इधर लिख लिए। और क्या करते हैं, ऊपर इसको नीचे वो वाली संख्या लिखते हैं 6.4 जिस पर घात नहीं लगी। ये वाला यहाँ पर होगा स्क्वायर। जब ये वाला स्क्वायर होगा तो इसमें की वैल्यू क्या आएगी, मतलब कम आउट क्या आएगा इसका, देखो 6.4 एक बार आएगा, फिर 6.4 आएगा, दो बार आएगा 6.4 और 10 की पावर 6 है और फिर 10 की पावर 6 होगा, 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6। ऊपर क्या है 10 की पावर -11 और 10 की पावर 24। ठीक है, अब इसमें करना है तुम्हें काट पीट। ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी दी है 6.4, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24। सही है ये वाला। तीसरा, हाँ सही है। अब इसको लगाते हैं, देखो यहाँ से ये माइनस की 11 है, यह है 24, ये वाली 6 मतलब जब पावर यहाँ पर बेस सेम है तो ये क्या हो जाएंगे 6 है, तो मतलब पावर इसकी हो जाएगी 12। ठीक है, ये हो जाएगी 10 की पावर नीचे हो जाएगा 12, हो गया। अब देखो, अब जब हम ये 10 वाली पावर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो माइनस साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर है प्लस का तो ऊपर जाएगा, ये 24 है जो 12 बचेगा, जबकि बेस सेम है 10 है। यहाँ पर भी हम अगर देखो, यहाँ पर अगर हम ऐसे करेंगे, अभी 10 12 है ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर -12 करेंगे। ठीक, ये वाला कैंसिल होगा, यहाँ से हटा देंगे। ठीक, अब ये 10 की पावर -12 है, 10 की पावर 24 है, देखो 10 की पावर यहाँ -11, 10 की पावर 24, ये सभी क्या होंगी जुड़ जाएंगी, तो हम एक में ही लिख देते हैं 10 की पावर, यहाँ पर क्या लिख दें +24। ठीक, यहाँ पर है -12 तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -12, -12। अब निकालो, देखो माइनस वाले जुड़ जाएंगे, 11 और 12 कितने हुए 23 हुए, 2 1 3 23। और जब ये -23 है और ये +24 है मतलब कितना आएगा 10, मतलब ये सब चले जाएंगे और पावर बचेगी सिर्फ 10 की 10, मतलब पावर कितनी आएगी 10 की पावर 1 ये आएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, अब इसको देखो 60 आएगा, इधर कर लेते हैं, यहाँ पर ये 60 आएगा, 6.7 इधर आएगा 60, तो ऐसे करेंगे 7 छंग 42, 4 छंग 36, 36 4 40, मतलब 40 2 0 1 के बाद 402 आएगा। ठीक, नीचे 64 का स्क्वायर मतलब 6.4 का स्क्वायर, 6.4 इसको करो प्रोडक्ट, 4 चौको 16, 6 चौक 24 1 25, 6 चौक 24, 6 36 37 38, कितना आएगा 6 5 4 9, 8 2 10, 3 1 4, 4 0 9 6। अब क्या कितने के बाद पॉइंट लगा, 2 के बाद, 2 के पॉइंट यहाँ पर लगा दिए। अब इसको कीजिए आप डिवाइड, तो हम डिवाइड करेंगे तो इसको देंगे हटा, यहाँ से 2 पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ पर आएगा 0 0 आया। अब 40 96 इससे डिवाइड कीजिए, कितना आएगा देखिए, कर देते हैं डिवाइड। देखो 40 96 है ये, ठीक है, ऊपर 40 200 है, कितनी बार लगेगा ये 9 लगाते हैं 9। ठीक, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2 4 5, 9 छाक 54, 5 9 9 81, 5 86, 9 चौक 36, यहाँ पर आया 6, यहाँ पर कितना बचा 9 में से 6 ये 3, यहाँ पर 11 में से 8 ये 3, 9 में से 6 ये 3। अब पॉइंट लगा देंगे, 0 लिखेंगे। अब कितनी बार लगेगा 8 बार लगाएं, 8 चौको 32,
8, 8 छः 48, 4, 9 8 72, 4 76, 8 चौको 32। इसके आगे और करोगे आएगा, लेकिन हम यहीं पर लिख देते हैं 9.8 न्यूटन। ये 9.8 न्यूटन याद रखना, अभी आगे काम आएगा। ठीक है, जब ग्रेविटी पढ़ाएंगे, यानी कि अर्थ की जब ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स, अर्थ कितने फोर्स से खींच रही है उसका क्या ग्रेविटी। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आया समझ में। अब ये वाला है, इधर वाला देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये वाला इधर लिखने में आसानी हो जाएगी, है नहीं। देखो, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन द अर्थ एंड द सन। सन होगा यहाँ पर, ये अर्थ है मान लो, ये यहाँ पर सन है। अर्थ का मास कितना दिया है, मास ऑफ अर्थ इसका दिया है 6 × 10⁻24 kg। और इसका मास कितना दिया, मास ऑफ द सन दिया है 2 × 10⁻30 kg। इनके बीच की डिस्टेंस, सेंटर से लेंगे डिस्टेंस, जितना फोर्स ये लगाएगी इसको खींचने के लिए उतना ही फोर्स लगाएगा, वही वाला थर्ड लॉ है। जितना एक्शन है रिएक्शन है, अगर ये लगाएगा एफ, ऐसे लिखते हैं जैसे कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। मतलब फोर्स ए पर लग रहा है, ये वाला अगर ए ले लें, ए वाला बी ले लें, ए पर जो फोर्स लगा रहा है ना बी वाला जितनी फोर्स इसको खींच रहा है उतनी ही ए इसको खींच रहा है। ठीक है, अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 1.5 × 10⁵। इनके बीच की डिस्टेंस दी है 1.5 × 10⁻11 मीटर। अब फार्मूला रख देते हैं। फार्मूला क्या है, G m1 m2 d² है। G की वैल्यू 6.673, इतना लिख लेते हैं। एनसीईआरटी की वैल्यू 10⁻11। ठीक, मास ऑफ अर्थ मतलब अर्थ है और एक क्या है, अर्थ है और सन है, तो 6 × 10⁻24। ये कितना है, 2 × 10⁻30। ठीक है, कर देते हैं इसको, डिस्टेंस कितनी है 1.5 × 10⁻11, इसका कर देते हैं स्क्वायर। अब क्या करते हैं, वो वाली वैल्यू पहले उठा लेते हैं जिन पर पावर नहीं है। तो देखो 6.673, ये वाली वैल्यू मिली, एक ये मिल गई, एक ये है, एक ये है, तो 6 × 2। फिर क्या है, कौन बची, 10⁻11, 10⁻24, 10⁻30, 10⁻11, 10⁻24, 10⁻30। ठीक है, अब क्या है 1.5 × 10⁻11 का जब हम ये ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1.5 × 1.5 दो बार आएगा, मतलब 10⁻11 होगा, फिर से 11 होगा। देखो 10⁻11 × 10⁻11 ऐसे होगा, अगली बार में कर लेते हैं। ठीक है, देखो फिर से हम लिखे 6.673, 6 दूना 12 यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक है, वो तो आएगा ही। अब क्या करते हैं, 10⁻11 है, सबका बेस सेम है, 10⁻11, 10⁻24, 10⁻30 सब जुड़ जाएंगी, तो 10⁻11 प्लस 10⁻24 प्लस 10⁻30, और नीचे से ये 10⁻11 ये है, 10⁻11 ये है, दोनों के कितनी आएगी यहाँ पर 10⁻22 आएगी। जब यहाँ पर 10⁻22 होगी तो ऊपर क्या होगी, -22 हो जाएगी, तो हो जाएगी -22। ये हुआ। ठीक, अब 1.5 का स्क्वायर क्या होगा, जिस 2 डिजिट में या 3 डिजिट में जो इकाई वाला अंक है वो अगर 5 है तो उसका स्क्वायर करने का मेथड क्या बताते हैं, 5 का स्क्वायर 25। एक है, एक क्या ये 2 एक ऐड कर देंगे, मतलब 2 × 2 2 × 1 मतलब 2, 225 आया।
अब 1 2 के बाद क्या है, पॉइंट है, तो हम पॉइंट लगा देते हैं। ये वाला में आती होगी ना ट्रिक कि अगर कोई जैसे कि 95 है, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25, 9 के आगे 10 10 90। 75 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर 55 25, 7 का स्क्वायर मतलब 7 के आगे 8 8 7 56। ये वाले ट्रिक, ठीक है, वही वाले ट्रिक लगा दिए। अब क्या करना है अब इसको सॉल्व करते हैं। 6.67 इंटू 12। अब इसको करते हैं, देखो 11 ये है, 22 मतलब 22 ये माइनस का, ये माइनस का क्या हो जाएगा 33, 2 1 3 33, ये हो जाएगा 33, माइनस का हो जाएगा 33। ठीक, ये क्या है 24 है, ये 30 है, इनके बीच में इसका एड कितना आएगा +54 आएगा, 2 3 2 5 54 आएगा। अब इसको कर लेना है सॉल्व, 4 में से 3 गए 1 1 बचा, और यहाँ पर क्या है 5 में से 3 गए 2 21 21 आया, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 10 की पावर 21, नीचे बचेगा 2.25। अब इधर आते हैं भाई, अब इधर क्या है देखो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर 12 है, पावर 1 नहीं, इसमें है 10 की पावर 21, इधर है हमारा 2.25। अब इसको करना है सॉल्व। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले प्रोडक्ट करें भाई, 6 7 कैलकुलेशन थोड़ा ऊंची पड़ रही है ना, कैलकुलेशन में ज़्यादा है ग्रेविटेशन में, ठीक है। इसको करिए प्रोडक्ट ऐसे, 7 दूना 14, 6 दूना 12 13, 6 दूना 12 13, 7 6 6, ये आया 4 7 3 10, 6 3 9 10, 6 7 1 8, 80 0 4 मतलब 80 0 4, 2 के बाद है पॉइंट लगा दिए, इंटू 10 टू द पावर 21 2.25। अब पॉइंट के बाद इधर भी 2 हैं, पॉइंट के बाद इधर भी 2 हैं, तो क्या होगा पॉइंट जाएगा हट। अब इससे कर लेना है डिवाइड। अब देखो 225 8 0 0 4, अब कितने से काटें इसको, 2 6 2 3 4 ज़्यादा हो जाएगा, 3 करते हैं, 3 25 3 75, 3 दूनी 6, इधर आ गया 25, इधर आएगा 1 4। अब क्या आएगा, अब कितने से कटें इसको, 6 6 दूनी 12 नहीं 5 करते हैं, 5 5 25, 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10 1 11, यहाँ आएगा 9, 4 में से 2 गए 2 1। अब कितने से कटेगा जाकर, ये फिर से 5 से कटेगा 5, यही आएगा, इसके आगे कटता रहेगा, ठीक है। फिर क्या है, एफ की वैल्यू हम लिख देंगे 3.5 इंटू 10 टू द पावर 21, ठीक, ये हमारा आ गया आंसर। अब हम क्या करें, इसको अगर ये वाला पॉइंट अगर हम इधर ले आएँ 3.5 ऐसे लिखना चाहें तो ये 10 की पावर 22 हो जाएगी ऐसे, ठीक। ये आ गया हमारा न्यूटन। ये कैसे आया पता है, जैसे 100 क्या होता है, 100 के यहाँ पर पॉइंट हम मानते हैं, अगर इसको हम 1 इंटू 10 टू द पावर 2 लिखते हैं तो क्या होता है, ये पॉइंट समझो यहाँ पर आ गया, और ये जो 2 जीरो थे ये ऊपर चले गए, तो ये हमारा आ गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन इसके लगेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट हम ज़रूर लाएंगे जल्द से जल्द।